हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द्वितीय वर्ष का विषय यूनिट 1 का संज्ञान अधिगम और बाल विकास। तो इस इकाई की अगर बात करें तो इस एक इकाई पर कुल 10 अंक आवंटित है। जी हाँ, इस पर मार्क्स अलॉटेड है टोटल 10। और इन 10 अंक में से 3 तो एमसीक्यू ही होती है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर 3 आते हैं, यानी 7 नंबर की थ्योरी और 3 नंबर के एमसीक्यूज। तो 7+3 इसका रेशो रहता है। इस प्रकार से इस पे अंक आवंटित रहते हैं। तो इसी प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज के डीएलएड के एग्जाम में आने वाले, अभी इस साल के डीएलएड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो चलिए यूनिट 1 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आप देखिए, सीखने का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सीखने का अर्थ स्पष्ट करो, यानी सीखना क्या होता है इसको स्पष्ट कीजिए। सीखने को ही अधिगम बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। हो सकता है परीक्षा में आ जाए कि अधिगम क्या होता है, अधिगम का अर्थ बतलाइए। तो ये ध्यान में रखिएगा, दोनों शब्द का मतलब एक ही है। ठीक, तो जब भी ऐसा कुछ आए तो आप थ्योरी देकर स्टार्ट कीजिए लिखने का। जैसे यहाँ लिखा है, सीखने का अर्थ क्या है, किसी स्थिति के प्रति एक सक्रिय प्रतिक्रिया, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसके प्रति आप सक्रिय होंगे, एक्टिव होंगे और प्रतिक्रिया देंगे। क्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसी को ही सीखना कहते हैं। यह व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन लाता है। ये व्यवहार में प्रगतिशील सामंजस्य की प्रक्रिया है। इससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में धीरे धीरे क्रमशः परिवर्तन होते हैं। ठीक, इसे ही कहेंगे सीखना। तो आप ये समझ गए कि सीखना क्या है। तो सीखना जो है भाई, उससे क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखने से व्यवहार में क्या होता है भाई, परिवर्तन होता है। सीखने से व्यवहार में परिवर्तन होता है, यही क्या है, सीखना है। क्योंकि इसमें क्रिया के प्रति क्या रहती है, एक प्रतिक्रिया रहती है ना। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया रहती है और ये प्रतिक्रिया भी सक्रिय होती है। फिर प्रतिक्रिया से होता क्या है, तो बालक को एक अनुभव प्रदान करती है, यानी एक एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है, ताकि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। और अनुभव बालों के व्यवहार में परिवर्तन कर देता है। हम पहले चीज, अगर कोई चीज नहीं देखे हैं कभी और उस काम को करें तो अलग ढंग से करेंगे, और फिर किसी काम को पहले देख लें कि कैसे होता है और फिर उसको करने जाएं तो अलग ढंग से करेंगे। तो यही क्या है, ये अनुभव सुखद या दुखद भी हो सकते हैं। यानी हमने सीखा तो उससे हमको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ये चीजें। तो जैसे जैसे बालक अनुभव प्राप्त करता है वो सीखता जाता है। इस प्रकार संक्षेप में सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यानी कि सीखना जो है वो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है और कुछ नहीं। क्लियर। तो ये हो गया सीखने का अर्थ। तो इसे ही सीखना कहते हैं। सीखने में इतना, अधिगम में इतना आपको ध्यान रखना होगा, इतनी बातें, यानी खास बातें क्या ध्यान रखनी है आपको, कि सीखना क्या है भाई, व्यवहार में परिवर्तन, नंबर 1। दूसरा, सीखना क्या है भाई, ये सक्रिय प्रतिक्रिया है। तीसरा क्या है, इससे व्यवहार में परिवर्तन होता है अनुभव के द्वारा, और यह अनुभव सुखद और दुखद दोनों हो सकता है ना। सुखद और दुखद दोनों हो सकता है ये अनुभव, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये हो गया सीखने का अर्थ। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो उससे पहले मैं आपको स्टूडेंट बता दूं कि एमपीडीएलएड का हमारा संपूर्ण कोर्स, जी हाँ, एमपीडीएलएड का हमारा संपूर्ण क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है विद वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ हमारा ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। जिन्होंने ये कोर्स नहीं परचेस किया है, कोर्स परचेस कर लें, क्योंकि इस वक्त 30 नहीं, इस पर 33% की छूट चल रही है इस कोर्स पर। और हाँ, इसमें डेली एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है, एक्सक्लूसिव प्रश्नोत्तर, एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज और एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर जो है, ये अपलोड कर दिया जाता है कोर्स के लिए। तो आप सभी कोर्स जरूर परचेस करें। कोर्स परचेस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, ये सब कुछ मिलता है। चलिए पीवाईक्यूज भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हमारे यहाँ जो प्रश्न क्रमांक 2 है उसकी बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सीखने की रुचि उत्पन्न करने वाले उपाय बतलाइए। यानी ऐसे उपाय बतलाइए जिसमें भाई सीखने की रुचि उत्पन्न हो जाए, है ना, जिससे सीखने की रुचि उत्पन्न हो जाए। तो चलिए बात करते हैं उसी की। तो आप यहाँ पर देखोगे, पहले थ्योरी लिखिए। डायरेक्ट कभी भी मैं हमेशा कहता हूँ, कोई क्वेश्चन दिया है तो सीधा मुंह उठा के उत्तर मत लिखो, पहले से थ्योरी लिखो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन से ही कॉपी किया है कि सीखने की रुचि उत्पन्न करने वाले उपाय निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। नंबर 1, शिक्षण को रोचक बनाने का यथासंभव प्रयास करो। यानी टीचर को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि सीखना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, बहुत ज़्यादा रोचक हो, मजा आए बच्चों को। दूसरा, बालकों की अधिगम क्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। यानी बालक जो सीखते हैं उस सीखने की प्रोसेस में सक्रिय भागीदारी, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। तीसरा, कक्षा एवं आसपास का वातावरण शांतिमय एवं आकर्षक बनाना। यानी कक्षा का जो वातावरण हो वो शांति वाला हो, आकर्षक हो, अट्रैक्टिव हो।
चौथा, पढ़ाते समय विषय परिवर्तन का विशेष ध्यान रखा जा रही है, यानी आप जो पढ़ा रहे हो उस विषय को अच्छे से ज्ञान रखें, उस विषय को कब बदला है ये भी ध्यान रखें। फिर बच्चों की आवश्यकताओं एवं रुचियों को पूरी तरह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, बच्चे की रुचि किस में है ना, ये ध्यान रखेंगे तो ही बच्चा ढंग से सीख पाएगा। तो ये सारे जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे मेथड सीखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, जितना भी हमने ये देखा पाँचों के पाँचों। क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण की प्रक्रिया में सीखने के महत्व को बतलाइए। यानी शिक्षण अधिगम यानी शिक्षा हासिल करना, अधिगम का मतलब भी यहाँ पर क्या होता है, सीखना होता है, आप जानते होंगे अधिगम का मतलब क्या है, सीखना। तो सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्व है, सीखने का महत्व क्या है अधिगम में, ठीक है, उसी की बात करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर थ्योरी थोड़ी सी लिखो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने के महत्व को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, सीखने का समय का वितरण, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो वितरण होगा, समय को जो बांटेंगे वो ठीक ढंग से बांटेंगे, कितने समय में क्या सीखना है, कितना नहीं सीखना है, ठीक। दूसरा, उत्साह के साथ अधिगम, यानी बहुत ज़्यादा उत्साह होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए सीखने के लिए, तभी अगर बच्चे का मन ही नहीं है सीखने का तो आप कितना अच्छा सिखा दीजिए, कितना अच्छा पढ़ा दीजिए, ठीक। तीसरा, पाठ्य सामग्री का संगठन, यानी कि जो पढ़ने का जो सामान है, यानी कि आप कह सकते हो करिकुलम माफ कीजिएगा, हाँ। तो पढ़ने का जो सामग्री का संगठन है, पाठ्य सामग्री का जो संगठन है, उत्साह के साथ जो अधिगम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ्य सामग्री का संगठन यानी कि जो भी पढ़ाई की चीज़ें हैं उनको बहुत ढंग से यूज़ करना, या आप कह सकते हो शिक्षा के मटेरियल्स, यानी कि पाठ्य सामग्री जिसे कहते हैं, लर्निंग मटेरियल जिसे कहेंगे, उसे ढंग से ऑर्गेनाइज करके सुव्यवस्थित रखेंगे। फिर शिक्षण विधि में परिवर्तन, यानी पढ़ाने के मेथड में चेंजेस इन द मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधि में क्या करना है, परिवर्तन करना है। फिर प्रेरणा तथा उद्दीपन, यानी मोटिवेशन एंड स्टिमुलेशन, यानी कि भाई बच्चों को प्रेरित करते रहना है सीखने के लिए, उन्हें हमेशा स्टिमुलेट करके रखना है कि भाई जागते रहो, पढ़ते रहो, ये देखो वो देखो, है ना, उनको लगातार व्यस्त रख के थोड़ा सा इंटरेस्ट देना ही है बच्चों में पढ़ाई का, ठीक है। बच्चे अगर व्यस्त नहीं रहेंगे तो उनका इंटरेस्ट पढ़ाई से खत्म हो जाएगा, तो बच्चों को इंटरेस्ट दिलाते रहना है लगातार और पढ़ाते रहना है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है करके सीखना विधि क्या होती है वो बताइए। लर्निंग बाय डूइंग मेथड, करके सीखना विधि। तो करके सीखना विधि की बात करें तो भाई यहाँ पर 3 विधियां हैं, यहाँ पर आप देखो करके सीखने विधि में। नंबर 1 है अनुकरण विधि, ठीक है। नंबर 1 जिसे हम कहेंगे अनुकरण विधि, अनुकरण द्वारा सीखना, यानी कि किसी को फॉलो करके सीखना। अनुकरण का मतलब क्या होता है, फॉलो करना, ठीक है। अनुकरण का मतलब ही क्या है, फॉलो करके सीखना, ठीक, दूसरे को देख के, एकदम कॉपी भी कह सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा है निरीक्षण द्वारा सीखना, यानी ऑब्जर्व करना। निरीक्षण का मतलब क्या होगा भाई यहाँ पर, ऑब्जर्व करना, यानी ध्यान से देखना कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तीसरा है परीक्षण करके, यानी एक्सपेरिमेंट करके, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करो, यानी सीधा करके देखो, आ गया तो ठीक, बिगड़ा तो बिगड़ा, फिर से करके देख लेंगे, समझ जाएगा कैसे बिगड़ता कैसे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कर पाएंगे। क्लियर। तो अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना और परीक्षण करके सीखना, इन विधियों की बात करेंगे। यही विधि जो है ये करके सीखना विधियों में आते हैं। तो इस प्रकार की परीक्षण की प्रक्रिया उसके भवन में चलती रहती है, मन में अनेक अवसरों पर वह स्वयं की कल्पना का भी परीक्षण करके अधिगम करता है। तो बच्चा जो है कई सारे ऐसे मेथड्स, कई सारे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है जिनकी उसे बहुत ज़रूरत पड़ती है, और उन्हीं मेथड्स के बदौलत वो चीज़ें सीख जाता है, और उसके दिमाग में चलती रहती है कि मैं ऐसे करूँ तो, मैं वैसे करूँ तो, ये बच्चे के दिमाग में चलते रहता है, ठीक है। दूसरा जो मेथड है भाई, दूसरी बात को कि जब वो अपनी कल्पना को सही पाता है तो उसको ज्ञात हो जाता है कि बीज से पौधे और पौधे से फल की प्राप्ति होगी, यानी कि बच्चा समझ जाता है कि पौधा कहाँ से निकलता है, फिर पौधे से ही बीज बनता है, फिर उसी बीज से पौधा बनता है। तो ये चीज़ें बच्चों को तब ध्यान में लगता है जब मन के मन में सोचता है, चिंतन करता है ना, ये ज्ञान उसे खुद से भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक। तीसरा, इस प्रकार परीक्षण द्वारा अधिगम को प्रक्रिया निरंतर एवं व्यापक रूप से चलती रहती है। तो बच्चे को एक बार अगर ये चीज़ें सिखा दी गई, ये चीज़ें बता दी गई, फिर और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद से ही सारी चीज़ें सीखते चलेगा, आगे बढ़ते चलेगा। क्लियर। तो ये सारी जो मेथड्स आप देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे को सिखाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, व्यवहार पर कोहलर के सिद्धांत द्वारा प्रकाश डालिए। व्यवहार पर कोहलर का जो सिद्धांत है उसकी बात करनी है, यानी व्यवहार पर भाई जो कोहलर जी का सिद्धांत है, उन्होंने जो सिद्धांत दिया व्यवहार पर कोहलर का जो सिद्धांत है उस पर प्रकाश डालना है, या फिर कोहलर के सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत, ठीक। तो कोहलर जी ने 2 प्रकार के सिद्धांत दिए हैं, एक तो उन्होंने ये कोहलर के सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत है, या फिर कोहलर पर
कोहलर का जो सिद्धांत है इसी को कहा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने इसके लिए नियम भी बना रखे हैं, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत, यानी अपनी सूझ से सीखने का सिद्धांत। 3 यहाँ पर नियम उन्होंने बताए। नंबर 1 समानता का नियम, नंबर 2 भाई निकटता का नियम, नंबर 3 निरंतरता का नियम। तो 3 नियम यहाँ पर हैं। पहला नियम कौन सा है भाई? पहला नियम है समानता का नियम, दूसरा नियम क्या है? निकटता का नियम, तीसरा क्या है? निरंतरता का नियम। ठीक है, तो समानता का नियम क्या कहता है कि रूप आकार रंग इस क्षेत्र में भावपूर्ण संघटन का कारण है। यानी कि अगर किसी चीज में समान चीजें नजर आती हैं तो बच्चा उसको भी समान समझ लेता है। जैसे 4 चक्के वाली चलने वाली चीज को अगर हम गाड़ी कहेंगे तो बच्चा कभी उसको देखेगा, कोई भी चीज जो 4 चक्के से चलती रहेगी, गाड़ी की तरह दिखेगी, उसके समान दिखेगी, बच्चा समझ जाएगा और तुरंत बोलेगा कि ये भी गाड़ी है ना। ऐसा होता है। निकटता का नियम अर्थात वे पदार्थ जो समीप होते हैं संगठन में सहायता देते हैं, यानी आसपास की चीजें सीखने में मदद कर देती हैं, ये निकटता का नियम। फिर निरंतरता का नियम, यानी जो रोज रोज होगा, निरंतर होगा, डेली होगा, बार बार होगा, तो अर्थात अच्छी निरंतरता भावपूर्ण संगठन में सहायता होती है। यानी किसी भी काम को निरंतर रूप से करें, डेली डेली करें, रोज रोज करें, प्रैक्टिस करें तो हम सीख जाते हैं। तो ये बात तो नॉर्मल वैसे भी सिद्धांत है ही। ये किसके सिद्धांत है? कोहलर के सिद्धांत है व्यवहार पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सूझ का नियम। सूझ का नियम क्या होता है वो बताइए भाई। सूझ के नियम कौन कौन से हैं? सूझ का जो नियम है किस किन चीज़ों पर निर्भर करता है? ठीक है, क्या क्या? तो पहली बात तो ये सूझ जो है योग्यता कैपेसिटी पर निर्भर करता है, यानी किसकी कितना काम करने की, सीखने की कैपेसिटी है उस पर निर्भर कर देता है। ठीक है, तो ये सूझ का सिद्धांत जो है, सूझ का जो नियम है, सूझ योग्यता पर, कैपेसिटी पर निर्भर करता है। दूसरा, सूझ पहले सार्थक अनुभव, यानी कि पहले सही तरह का एक्सपीरियंस देता है, सूझ पहले सार्थक अनुभव प्रदान करता है। तीसरा, सूझ द्वारा प्राप्त किए गए हल को नई परिस्थिति में प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से अगर आपने कुछ सीखा तो उसका इस्तेमाल आप किसी नई परिस्थिति में भी कर सकते हैं, नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी कर सकते हैं। चौथी बात, सूझ प्रयोगात्मक क्रम पर निर्भर करता है। प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल, यानी कि एक्सपेरिमेंट करते रहो, आपकी सूझ बढ़ती रहेगी, समझ बढ़ती रहेगी। सूझ खोज का मार्ग अपनाती है, यानी कि डिस्कवरी, कुछ नया खोजने की बात चलती रहती है ना, कुछ नया शोध की बात चलती रहती है सूझ। तो सूझ यानी कि ये समझ है, ये समझदारी है। ये कब आती है? जब आपकी काम करने की कैपेसिटी, समझने की कैपेसिटी हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, आपको नई सिचुएशन, नई परिस्थिति में मदद मिलती है। सूझ एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग का नाम है, प्रयोग करने से आती है, और यह बार बार डिस्कवरी, खोज करते रहती है। तो इतना सब सूझ के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर कहीं सूझ से जुड़ा हुआ सवाल आए तो आपको यही टॉपिक्स लिखने हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भाई हमारा थॉर्नडाइक के प्रयोग। जी हाँ, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत की विशेषता बतलाइए। थॉर्नडाइक जो है उन्होंने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के ऊपर अपना जो सिद्धांत दिया था उसकी विशेषता, यानी कि थॉर्नडाइक के, अब आपको ऐसे आपको क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आप पहले थ्योरी लिखना कि थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं। नंबर 1, थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत अधिगम के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है। या सीधा सीधा लिख देना कि थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, पहला हो गया। दूसरा, थॉर्नडाइक की मान्यता थी कि प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे न कोई उद्दीपन का हाथ होता है, यानी कोई भी जो हरकत होती है उसके पीछे कोई ना कोई उद्दीपन यानी मोटिवेट करने वाला कारण होता है। यानी बालक कुछ भी करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने उसको ऐसा करने पे मजबूर किया होगा, है ना, उत्साहित किया होगा उसको करने के लिए। तीसरा, सीखने की परिस्थिति में अनेक तत्व होते हैं। सीखने की परिस्थिति में अनेक तत्व होते हैं, उसमें से एक प्रयत्न का सिद्धांत है, भूल का सिद्धांत है, जिसे थॉर्नडाइक ने दिया है। फिर उनमें से एक तत्व या अनेक तत्व मिलकर उत्तेजक का कार्य करते हैं, यानी बच्चे को या हो सकता है कि एक चीज ने मोटिवेट किया हो काम करने के लिए, या फिर कई सारी चीजों ने मिलकर मोटिवेट किया हो ऐसा काम करने के लिए। बच्चा जो भी अच्छा या बुरा काम करता है बचपन में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उसे करने के लिए कई चीजें मोटिवेट करती हैं, कई चीजें उसे उद्दीपित करती हैं, उद्दीपन देती हैं। जैसे कि एक दो चीज हो सकती है कि दोस्तों की संगत या उम्र का कह सकते हो तकाजा, है ना, ये सब चीजें। तो ये उत्तेजक या उद्दीपन प्राणी पर अपना प्रभाव डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया करता है, यानी एक अलग प्रकार का इफेक्ट होगा जिससे उस अलग प्रकार की हरकत करने को बालक मजबूर हो जाएगा। तो ये सब जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है, उसने बताया है। क्लियर? अब अगला टॉपिक है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद किसे कहते हैं, व्यवहारवाद किसे कहा जाता है इसकी बात कर लेते हैं। चलिए, तो व्यवहारवाद किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहा जाता है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद को अंग्रेजी में बिहेवियरिज्म कहा जाता है। तो व्यवहारवाद है क्या? तो व्यवहारवाद का विकास विभिन्न अवस्थाओं तथा प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। जी हाँ, व्यवहारवाद का जो विकास हुआ है वो एक कई प्रकार की अवस्थाओं, कई प्रकार की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, यानी उसके आप कह सकते हो रिजल्ट में हुआ है।
ठीक। दूसरा कि इसके विकास में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों का योगदान रहा है, जिसके फलस्वरूप कई बाद इसके विकसित हुए। मतलब व्यवहारवाद में ऐसा नहीं है किसी ने एक थ्योरी दे दी और वही सबने मान ली। अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग आप कह सकते हो साइकोलॉजिक साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने क्या किया, अलग अलग फिलोसफर ने, दार्शनिक लोगों ने क्या किया, व्यवहारवाद पर अपना अपना सिद्धांत दिया। तो व्यवहारवाद के ऊपर अलग अलग प्रकार की थ्योरी भी आ गई है ना। तीसरा, इन वादों ने नवीन नियमों तथा सिद्धांतों को विकसित किया, जिससे नए आइडियोलॉजी, नए प्रिंसिपल, नए सिद्धांत, नए नियम कानून आ गए व्यवहारवाद के ऊपर। तो व्यवहारवाद एक सिंपल नहीं आप कह सकते, जटिल, जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, एक आइडियोलॉजी है, मेथड है, ऐसा आप कह सकते हैं। मनोविज्ञान ने शिक्षा के सिद्धांत व्यवहार को एक सुदृढ़ पुष्टि प्रदान की है। जेबी वाटसन का कहना है कि व्यवहारवाद का एक धरातल, जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद के ऊपर एक धरातल प्रदान किया, यानी एक कह सकते हो आप फाउंडेशन या बेस कह सकते हो, बेस है ना। इन्होंने धरातल यानी कि बेस, यानी कि आप कह सकते हो एक नींव रखी है, ठीक है, नींव रखी है इन्होंने, धरातल किसने, जेबी वाटसन ने। किसके ऊपर, व्यवहारवाद के ऊपर, व्यवहारवाद की थ्योरी के ऊपर। क्लियर, ठीक। अब बात करते हैं सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व। सीखने को प्रभावित करने वाले तत्वों की बात कर लेते हैं। तो सीखने को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं उसकी बात अगर की जाए, सीखने को प्रभावित करने वाले तत्वों की बात करें, इसी को देखो थ्योरी बनाया है। सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। सीखने को जो तत्व प्रभावित करते हैं उन तत्वों को हम निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। नंबर 1, पहला देखो यहाँ पर विषय वस्तु का स्वरूप। जी हाँ, विषय वस्तु का स्वरूप, यानी जो सिखाने जा रहे हो उसका पूरा स्वरूप क्या है। एकदम कठिन चीज सिखाने जाओगे बच्चे नहीं सीखेंगे, आसान चीज सिखाओगे सीख लेंगे, ठीक। दूसरा, बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। भाई बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, वो उसका शरीर और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, किस प्रकार का है, कैसा नहीं है, ये भी बहुत निर्भर करता है। तीसरा, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता, सोशल और मेंटल मैच्योरिटी। जी हाँ, सोशल और मेंटल मैच्योरिटी, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। फिर है सीखने की इच्छा, यानी कि सीखने का जो उसके अंदर मन होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। अभिप्रेरणा, यानी कि कुछ मोटिवेशन होना चाहिए भाई, मोटिवेशन होना चाहिए, कुछ ऐसा हो जो प्रेरित करे कि हाँ इस वजह से सीखना है ना। सीखने की खुद की इच्छा, इंटरेस्ट होनी चाहिए भाई, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट भी होना चाहिए। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता, सोशल आप कह सकते हो, शारीरिक यानी फिजिकल, और मानसिक मतलब मेंटल मैच्योरिटी, यानी परिपक्व बालक है कि नहीं, है ना, ये भी सीखने पर निर्भर करता है। क्लियर। तो ये सारे जो आप देख पा रहे हैं ये सब के सब क्या हैं, ये सारे के सारे सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। क्लियर। अगला देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न यहाँ पर, ठीक। तो सीखने के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, सवाल पूछा है, प्रश्न हमारा है कि सीखने के कौन कौन से नियम हैं बताइए, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के कई प्रकार के नियम दिए हैं, कई प्रकार के, उनमें से एक नियम थॉर्नडाइक के नियम बहुत फेमस है। तो थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए हैं, उन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए हैं। तो हम उन्हीं का जो मुख्य नियम है उनकी ही बात कर लेंगे, ठीक है। उसमें भाई पहला तो आप देखिए मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो मुख्य नियम वह होता है जिसमें तत्परता शामिल होती है, यानी मेन, ठीक है। और गौण नियम जिसमें कई सारी चीज़ शामिल होती है, उसमें सबसे ज़्यादा तो बहु प्रतिक्रिया होगी, एक प्रतिक्रिया नहीं कई सारी प्रतिक्रिया होंगी। तो सीखने का नियम देने वाला एक ही व्यक्ति है, कौन है, थॉर्नडाइक है भाई, ये ध्यान रखना, थॉर्नडाइक है, सीखने का नियम इन्होंने ही दिया है। सीखने के जो नियम होते हैं भाई उसमें भी आप ध्यान रखें कि 2 प्रकार का, यानी पहले तो वैसे 3 मुख्य नियम होते हैं और 5 गौण नियम होते हैं, ध्यान में रखना, 3 मुख्य नियम 5 गौण नियम होते हैं। मुख्य नियम और गौण नियम, वैसे किसी ने पूछ दिया सीखने के कितने नियम होते हैं, तो मेनली 2 प्रकार के नियम, एक मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम, ठीक है, क्लियर हो गया। और मुख्य नियम भी 3 प्रकार के होते हैं और गौण नियम भी 5 प्रकार के होते हैं। तो ये हो गया आपका सबसे महत्वपूर्ण आने वाले इस सत्र के लिए डीएलएड के प्रथम वर्ष के संज्ञान निगम बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब मैं स्टूडेंट बताना चाहूँगा कि आपने अगर हमारा क्रैश कोर्स अभी तक परचेस नहीं किया, जैसा मैंने शुरू में बताया, तो क्रैश कोर्स जरूर परचेस करें। इसमें हर सब्जेक्ट का, हर विषय का इकाई वार जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है, एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज, एमसीक्यू प्लस उत्तर, वीडियो लेक्चर, ये सब कुछ मौजूद है इस कोर्स में। और 33% की छूट के साथ कोर्स चल रहा है, तो जल्द से जल्द कोर्स जरूर परचेस करें। सीमित समय के लिए ऑफर है और अपनी परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करें, 90+% आप स्कोर जरूर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।